नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एग्री गुरुजीज में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करने वाले थे, कल हम लोगों ने देखा था 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज उसके आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे विभिन्न क्षेत्रों के पितामह के बारे में। अर्थात आपका जितना भी सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट के जितने भी फादर के रूप में जाने जाते हैं उनके आगे के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और आज आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड आवाज़ का इशू हो सकता है, बिकॉज़ आज मैं किस परिस्थिति में आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ आप लोग शायद नहीं समझ पाएंगे, तो उसको मैनेज करने का प्रयास करिएगा। चलिए डिस्कशन करते हैं आज के अपने टॉपिक के बारे में। बिल्कुल, फादर ऑफ एग्रोनॉमी। तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि पीटर डी क्रेसेंजी को फादर ऑफ एग्रोनॉमी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, फादर ऑफ पेडोलॉजी। तो फादर ऑफ पेडोलॉजी जो है वो वी डाकुचेव को, अर्थात डाकुचेव महोदय को हम लोग फादर ऑफ पेडोलॉजी के रूप में जाते हैं। और पेडोलॉजी के बारे में हम लोग आगे भी डिस्कशन कर चुके हैं कि क्या होता है पेडोलॉजी और क्या होता है इडेफोलॉजी। तो आई थिंक आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। और थोड़ा सा आप लोग मैनेज ज़रूर करिएगा। फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन, जिसे हम लोग हिंदी में अगर बात करें तो सुनहरी क्रांति की बात करेंगे। फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन, विच साइंटिस्ट इज नोन एज फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन, दैट इज़ डॉक्टर के.एल. चड्ढा। जो के.एल. चड्ढा जी थे, इन्हें हम लोग फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन या फिर अगर अदर वर्ड में हम लोग बात करें तो फिर सुनहरी क्रांति के रूप में हम लोग इन्हें जान सकते हैं। तो इसे आप लोग ज़रूर नोट डाउन करिएगा, क्योंकि जो आपके के.एल. चड्ढा महोदय हैं ये आपसे लगभग एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। आज मैं बिल्कुल भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की स्थिति में नहीं था, बट मैं सोचा कि आप लोगों का नुकसान होगा, इसलिए आज ये वीडियो बना रहे हैं हम। और अभी जिस कंडीशन में हम बना रहे हैं, थोड़ा सा मैं बार बार इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा मैनेज करने का प्रयास करिएगा। और थोड़ा सा बैकग्राउंड आवाज़ आ सकती है, चूँकि मैं अभी बाहर हूँ, मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है, मेरे पास कोई रूम नहीं है, फिर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बात करेंगे नेक्स्ट वन की, फादर ऑफ टिलेज। टिलेज के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो फादर ऑफ टिलेज के रूप में हम लोग जेथरो टुल महोदय को जानते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि ये पहले से ही पता होगा कि फादर ऑफ टिलेज जो हैं वो जेथरो टुल को जाना जाता है। नेक्स्ट वन की बात करें अगर हम लोग, फादर ऑफ जीरो टिलेज। यह प्रश्न जो है आपके ICR के एग्ज़ाम में और यूपी कैटेट दोनों के एग्ज़ाम में बना हुआ है कि फादर ऑफ जीरो टिलेज किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ जो जीरो टिलेज हैं उनके रूप में हमें GB ट्रिपलेट महोदय को जाना जाता है। ये आप लोगों को भी पता होगा। और फिर आगे की बात करेंगे अगर हम लोग, तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि फादर ऑफ टिलेज जो है वो जेथरो टुल को कहा जाता है। और काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है इन दो क्वेश्चनों के बीच में कि फादर ऑफ टिलेज एंड फादर ऑफ जीरो टिलेज। जो फादर ऑफ टिलेज हैं वो जेथरो टुल हैं और जो फादर ऑफ जीरो टिलेज हैं वो GB ट्रिपलेट महोदय हैं। और इसे याद रखिएगा मेरे कहने के अनुसार, ठीक है ना। आगे बात करेंगे फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग अर्थात कार्बनिक कृषि के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो सर अल्बर्ट होवार्ड को जाना जाता है फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में। नेक्स्ट वन की बात करेंगे हम लोग भाइयों, फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, जिसे हिंदी में अगर बात करें हम लोग तो मृदा सूक्ष्म जीविकी, आई थिंक ये जैविकी होना चाहिए, कोई बात नहीं, चलिए देखेंगे। फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, तो इसे हम लोग SN विनोग्रेडस्की के नाम से जानते हैं, जो फादर हैं किसके, फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, अर्थात मृदा सूक्ष्म जीविकी या जैविकी भी इन्हें आई थिंक कहा जा सकता है। तो SN विनोग्रेडस्की महोदय हो जाएंगे, ठीक ना। आगे बात करेंगे कृषि रसायन, आई थिंक यहाँ पर भी थोड़ा सा एरर है। कृषि रसायनिकी के पितामह कौन है, या फिर कृषि रसायन भी इसे कहा जा सकता है, याद रखिएगा। कृषि रसायनिकी ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ये एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएट करें इसे। तो कृषि रसायनिकी के पितामह कौन है या कृषि रसायन के पितामह कौन है, तो JV लिविंग, ठीक ना। इम्पॉर्टेंट सेशन है और याद रखिएगा। मे भी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार अगर स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट बना लीजिए।
चलिए भाइयों, चलेंगे आगे हम लोग। आज मैं बिल्कुल टहल रहा हूँ, टहलते हुए मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आपका नुकसान ना हो और आपको कंटिन्यू वीडियोस प्रोवाइड होती रहें, ठीक है ना। आगे बात करेंगे, अगला पॉइंट है हमारा जेथरो टुल। जेथरो टुल महोदय जो थे, उन्होंने, आपको पता होगा कि हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, जिसे ट्रिपल एच के नाम से भी जाना जाता है। आपसे एग्ज़ाम में बना हुआ भी प्रश्न है ये, BHU जब हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे थे वहाँ पर, तो ये बना हुआ था। नेक्स्ट अभी हम लोग वहाँ पर स्टडी कर रहे थे, उसके बाद भी ये प्रश्न बना हुआ था कि ट्रिपल एच जो था वो किसने दिया था, अर्थात हॉर्स होइंग हस्बेंड्री या बुआई के पूर्व जुताई नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने आप में, और ये जो लिखा था वो जेथरो टुल महोदय ने लिखा था। और उसी के साथ खरपतवार शब्द किसने प्रतिपादित किया था, वीड शब्द जो है ये हमारा, ये किसने प्रतिपादित किया था। तो ये प्रश्न जो था वो जेथरो टुल महोदय ने प्रतिपादित करने का कार्य किया था। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि जेथरो टुल महोदय ने क्या प्रतिपादित किया था। तो याद रखिएगा, ट्रिपल एच अर्थात हॉर्स होइंग हस्बेंड्री को प्रतिपादित किया था। और उसके साथ साथ खरपतवार शब्द का प्रतिपादन भी किसने किया था, तो जेथरो टुल महोदय ने किया था, ठीक ना भाइयों। चलेंगे आगे हम लोग और बात करेंगे भारत व राजस्थान में कृषि विभाग की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में, जो लगभग आपके एग्ज़ामों में पूछी जाती है। और हाल ही में जो आपका UP SSC UPPSC का एग्ज़ामिनेशन हुआ है, उसमें भी यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। मैं बताऊँगा आपको कहाँ से कौन सा प्रश्न राजस्थान के एग्ज़ाम में या फिर UP के एग्ज़ाम में बना हुआ है, ठीक है। पहला जो योजना है वो हमारी है RKVY, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 2007 में की गई थी। वहीं बात करेंगे इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 11वीं पंचवर्षीय योजना में 4% की वृद्धि दर को अर्जित करना था। बट आई थिंक ये अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट नहीं हो पाया था। बट यह योजना 100% केंद्रीय सहायता से चालू है। आपसे यहाँ से प्रश्न बनेगा कि जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है यह किसकी सहायता से चलाई जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह योजना जो है वो केंद्रीय सहायता से अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्प के द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, वर्ष 2015-16 में इस योजना में वित्त पोषण केंद्र एवं राज्य का कितना प्रतिशत कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना थी इसमें केंद्र और राज्य का जो प्रतिशत था, इनके जो हेल्प का प्रतिशत था वो 60 संबंधी 40 60:40 कर दिया गया था, ठीक ना भाइयों। चलेंगे आगे हम लोग। स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। ठीक है, चलेंगे आगे हम लोग और बात करेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की, जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, NFSM। NFSM जो होता है यह डिक्लेयर किया जाता है किस सेशन में, तो यह डिक्लेयर किया जाता है रबी की फसल 2007 में, ठीक ना। बात करेंगे यह किस फसल के लिए स्पेशली जो है वो यूटिलाइज़ की जाती है, तो वो चावल, गेहूँ और दलहन में क्रमशः कितना होता है, तो 10, 8 और 2 मिलियन टन उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ऐसा क्यों किया गया था, इसलिए किया गया था कि जो हमारा देश है वो बिल्कुल खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो सके, ठीक ना। आगे बात करेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना में 4 अन्य फसलें भी शामिल थी, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या किए थे कि मोटे अनाज, कपास, पटसन और गन्ना इसके अंतर्गत सम्मिलित किए थे। इस प्रकार इस योजना में जो हमारी कुल फसलों की संख्या थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में, वो कुल बढ़ा करके 7 कर दी गई थी, ठीक ना। इसके बाद बात करेंगे हम लोग वर्ष 2015-16 के दौरान इस योजना में वित्त पोषण केंद्र एवं राज्य का कितना % योगदान हो गया था, तो उसमें 60 और 40 का योगदान बना करके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को क्रियान्वित किया गया था, ठीक ना। आगे आप लोग अगर स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कृषि प्रौद्योगिकी की। जो कृषि प्रौद्योगिकी था इसके स्टार्टअप का मिशन जो था वो 2005 था, ठीक ना। इसके अंतर्गत क्या कार्य होते थे, तो NATP के तहत जिला स्तर पर जो कृषि
प्रौद्योगिकी और नवाचार प्रसार हेतु जो पंजीकृत कृषि संस्था के रूप में इसका गठन किया गया था। और इसका अगर पूरे नाम की बात करें हम लोग तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के रूप में इसे हम लोग जानते हैं। आगे बात करेंगे कृषि एवं सक्रिय भागीदारी हेतु नवीन किसान समूह संगठन अर्थात नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अगर बात करें तो NGO हो जाएगा। उसे प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हम लोग क्या किए थे कि प्रौद्योगिकी प्रसार व अन्य स्तर पर कार्य करना स्टार्ट किए थे, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण एवं कृषि विस्तार के कार्यक्रमों को सुचारू रूप एवं प्रभावी क्रियान्वयन के रूप में उद्देश्य करने का हम लोग का उद्देश्य था कि इसे क्रियान्वित किया जाए, जिससे कृषि और उसके एलाइड साइंस के रूप में उसे आगे बढ़ाया जा सके। ठीक ना। इसका एक और इम्पॉर्टेंस था जो यह एक ऐसी संस्था थी जो कृषि के विकास को स्थायित्व प्रदान करने के दृष्टिकोण से अर्थात उससे संबंधित कृषि गतिविधियों को करने के लिए सहायता प्रदान करती थी। नेक्स्ट वन की बात करें अगर हम लोग 2015-16 में इस योजना में वित्त पोषण केंद्र और राज्य का जो अनुपात था वो 60:40 के रूप में कर दिया गया था, जिससे भारतीय कृषि आयोग को एक अन्य रूप से सहायता प्रदान किया जा सके और भारतीय कृषि को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक ना। आत्मा को ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, तो मैं इसे हाईलाइट करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसे स्क्रीनशॉट के रूप में अपने पास सुरक्षित रखेंगे। चलिए चलेंगे आगे हम लोग और बात करेंगे। अगला है हमारा आइसोपॉम। आइसोपॉम क्या है तो इसका पूरा नाम जो होता है वो इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर ऑयल पाम पल्स ऑयल एंड मेज रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। और जो संस्था है या ये जो प्रोग्राम है आइसोपॉम का, ये मुख्य रूप से हमारी कृषि की उन्नति के दृष्टिकोण से बनाई गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो तिलहन और दलहन फसलों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना था, अर्थात उत्पादकता को बढ़ाना था। ठीक है। इसके बाद आप लोग ये समझते होंगे कि जो ऑयल सीड प्रोडक्शन था वो हमारा अर्थात तिलहनी फसलों का जो उत्पादन था वो मुख्य रूप से राजस्थान में आमूलचूल परिवर्तन किया गया। और आज भी राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पर मुख्य रूप से हमारी तिलहनी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक ना। तो ये जो तिलहन का मुख्य प्रोग्राम था आइसोपॉम था, ये स्पेशली राजस्थान के लिए चलाया गया था, बट इसका कुछ भाग जो था एज ए पार्ट ऑफ ऑल इंडिया सेपरेटेड अर्थात पूरे भारत में इसे एक भाग के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा था। इसका मुख्य उद्देश्य आपको मैंने बताया कि तिलहन उत्पादन था, उसके साथ साथ मक्का का विभिन्न आयामों द्वारा उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ावा करना भी था। ठीक ना। इसके आगे बात करेंगे हम लोग। इस योजना को अब राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम अर्थात NMOOP के नाम से भी परिवर्तित कर दिया गया है। तो ये रही इसकी आइसोपॉम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जिसे स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। ठीक है भाइयों, चलेंगे आगे हम लोग। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NAIS के नाम से जानते हैं, और ये स्टार्ट कब किया गया था तो रवि के सेशन से 1999 से ही यह योजना चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, कीट व रोग आदि के कारण कृषि भी संसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को फसल बीमा प्रदान करना था। और यह मुख्य रूप से राजस्थान में खरीफ 2003 से शुरू की गई थी। आपसे पूछ सकता है कि NAIS योजना जो है ये राजस्थान में कब से शुरू की गई है, तो ये राजस्थान में 2003 से शुरू की गई है। चलिए चलेंगे आगे, हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जिसे हम लोग कहते हैं NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। कब शुरू किया गया था तो इसे मई 2005-2006 के दरमियान शुरू किया गया था। और इसका जो मुख्य कार्य था वो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा उद्यानिकी के हॉलिस्टिक विकास हेतु किया गया था। हॉलिस्टिक का इन द सेंस आपको यहाँ से है कि समन्वित विकास के लिए शुरू किया गया था। आगे बात करेंगे, यह योजना जो है वो राज्य के 24 जिलों में संचालित की जा रही थी। आपसे पूछा हुआ था यह प्रश्न ICAR के एग्जामिनेशन में कि NHM जो है वह कितने ज़िलों में शुरू की गई थी, तो याद रखिएगा 24 डिस्ट्रिक्ट में इट इज़ स्टार्टेड इन 2005 एंड 2006। ठीक ना। नेक्स्ट वन की बात करेंगे KCC, जिसे हम लोग कहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है यह कब शुरू की गई थी? तो 1998 में यह शुरू की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो किसानों को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज बैंक के द्वारा 4% ब्याज दर पर 3 लाख तक कृषि लोन प्रदान करना था। केसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो केसीसी का जो मेन एम था, जिस कारण से केसीसी को लागू किया गया था, उसका मेन एम यह था कि जो भी हमारे एग्रीकल्चर के फार्मर्स वगैरह हैं या फिर जो एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें किसान जो उनसे संबद्ध हैं, उन्हें 3 लाख रुपए तक बिल्कुल कृषि लोन के रूप में प्रोवाइड करवाया जाए। आगे बात करेंगे किसान कॉल सेंटर, जिसे हम लोग KCCS के नाम से जानते हैं, और इस योजना का शुभारंभ जो था वो 21 जनवरी 2004 को किया गया था। किसान समुदाय, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो था वो कृषि सूचना टोल फ्री टेलीफोनिक सुविधा को प्रदान करना था। जैसे हमारे कृषि फार्मर जो हैं 1551 या 1800-180-1551 को कॉल करके एग्रीकल्चर एडवाइज़र से कोई भी सहायता को ले सकते थे। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, देश भर में कृषि के लिए कितने नंबर? तो बिल्कुल आपको आगे बता दिया गया, 11 डिजिट का नंबर था वो 1800-180-155 को आवंटित किया गया था, जिस पे कोई भी किसान इस नंबर को 24 आवर में कभी भी डायल करके एग्रीकल्चर सहायता को प्राप्त कर पाता था। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, जिन पर 22 लोकल क्षेत्रीय भाषा, आपसे यह प्रश्न बना हुआ था ICAR के एग्जामिनेशन में कि जो हमारा किसान कॉल सेंटर है उस पर कितनी भाषाओं में सहायता प्रदान की जाती है? तो हमारी 22 लोकल अर्थात क्षेत्रीय भाषाओं में सहायता प्रदान करी जाती है। उन भाषाओं में 6.00 AM अर्थात 6 बजे सुबह से लेकर के शाम को 10 बजे तक सप्ताह के सभी 7 दिनों में किसानों के प्रश्नों के उत्तर दिए जाते थे। तो कैसा लगा है सेशन? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका नुकसान ना हो इसलिए एग्री गुरुजी आपके लिए अभी अगर सही बताएं तो मैं रोड पे टहल रहा हूं और आपके लिए वो वीडियो को प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए एग्री गुरुजीज़।